चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो चैप्टर पढ़ना है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी का कोई भी इसके बिना नहीं समझा जा सकता। तो इंसुलेशन का शुरुआत करते हैं। इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब कि सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन। तो सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन को कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर इंसुलेशन। सूर्य से कैसे से रेडिएशन सोलर रेडिएशन आती है? तो सूर्य में जो है बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण दो हाइड्रोजन के अणु, दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोजन के अणु मिल के फ्यूज़न करके हीलियम बनाते हैं। इस फ्यूज़न में बहुत सारा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। वही एनर्जी जो है वो पृथ्वी और दूसरे ग्रहों तक पहुंचता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। सूर्य का जो बाहरी वातावरण है उसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। जैसे अर्थ के वातावरण को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, वैसे ही सूर्य के वातावरण को हम लोग फोटोस्फेयर कहते हैं और उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सी तक होता है। तो वहाँ से ही ये एनर्जी जो है वो सूर्य पृथ्वी तक आती है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में इस एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है लगभग 8.2 मिनट का टाइम लगता है। सोचिए कि केवल इतने ही टाइम में इस पूरे एनर्जी को मतलब इस पूरे सफ़र को ये एनर्जी तय कर लेती है। अगर इतना ही दूरी अगर हम मानव द्वारा निर्मित अगर सुपरसोनिक जो जेट विमान होते हैं उसको अगर दे दिया जाए, जिसका स्पीड लगभग 8000 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड होता है, उसको अगर दे दी जाए तो वो जो है इसको लगभग 2 साल में कंप्लीट करेंगे। मतलब पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में उनको लगभग 2 साल लग जाएगा और इन रेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8.2 मिनट का टाइम लगता है। ये लगभग 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं और इतना स्पीड से चलते हुए वो लगभग 150 मिलियन माइल की दूरी जो है केवल 8.2 मिनट में कवर कर लेते हैं। इतना तेज़ी की स्पीड से ये जो है सूर्य की रोशनी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक चलती है। और ये आते में मतलब इतना दूरी है, ये वाला क्षेत्र इतना दूरी है कि केवल इसका एक भाग, मतलब कि अगर वहाँ से 2 बिलियन एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, आती है, तो उसका केवल एक भाग जो है हमारे बाहरी एटमॉस्फेयर से को टकराती है या फिर बाहरी एटमॉस्फेयर को मिलती है, केवल एक पार्ट। और वो पार्ट कितना, और ये जो है बाहरी एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, ये लगभग जो है 29,000 किलोमीटर, पृथ्वी के सरफेस से लगभग 29,000 किलोमीटर की दूरी पर ही है बाहरी एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर तक जो है केवल एक पार्ट पहुंचता है 2 बिलियन का। अब ये जो एक पार्ट यहाँ तक पहुंचता है, इसका भी बहुत सारा भाग जो है डिफ्यूज हो जाता है या फिर समझिए डिप्लेशन हो जाता है उसका। वो स्कैटरिंग, डिफ्यूज़न के माध्यम से जो है वो वातावरण में फिर से लौटा दिया जाता है, लगभग 50% भाग। जो 50% भाग बचता है उसी का जो है सरफेस पे हम लोग यूज़ करते हैं या फिर सरफेस पे उसी का 50% दिखता है। पृथ्वी पर जितना भी एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी दिख रहा है आपको, जितना भी पौधों का बड़ा होना, मनुष्य का जन्म लेना, चाहे यान वाहनों का चलना, जितना भी कुछ दिखता है वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सन की एनर्जी है जो पृथ्वी तक पहुंची है। तो सोचिए कितना कम एनर्जी पहुंची है और उसका भी 50% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो 50% बचता है उसी 50% एनर्जी में पृथ्वी पर इतना बड़ा जीवन चल रहा है। तो यही इसीलिए इस चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर को और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो ये जो एनर्जी यहाँ से जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाती है, तो इसका जो है इसका इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो रेडिएशन है, रेडिएशन का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो ये कई तरह के जो है रेडिएशन को लेकर चलती है, रेस को लेकर चलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सारे को मिला के सोलर स्पेक्ट्रम। तो पहला है एक्सरे और गामा रे, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रे, तीसरा है विजिबल रे, इंफ्रारेड और हीट वेव, उसके बाद से रेडियो वेव। तो एक्सरे और गामा रे जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये मैं किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा, जब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पढ़ाऊँगा, उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें।
तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कहने का मतलब है कि अपोजिट रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है या फिर सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है बट लो वेवलेंथ की वेव है, वो है अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे और विजिबल रे। इन तीनों को जो है हम लोग जो है हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ रेस कहा जाता है। ये जो है टोटल सोलर स्पेक्ट्रम के लगभग 9% में आते हैं और इनका जो वेवलेंथ होता है अगर एक्सरे और गामा रे का देखें तो 0.005 टू 0.01 माइक्रोन, ये जितना भी वेवलेंथ है वो सारा माइक्रोन में लिखा हुआ है। और ये सबसे ईजीएस्ट वे है याद करने का, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स में लिखना और एग्जाम में लिखना, इसीलिए मैंने सबसे ईजीएस्ट जो तरीका है इसको याद करने का वो वाला दिया है। तो इसका वेवलेंथ है एक्सरे और गामा रे का मैंने समझा। और जो है आप देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेस का, अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ कितना है 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोन। उसके बाद आता है विजिबल रे, जितना भी ब्रह्मांड हम चारों तरफ देख पाते हैं वो सारा सिर्फ इसी वेवलेंथ के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो ये होता है 0.4 टू 0.7। तो 4 टू 0.5 जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो होता है ब्लू, उसके बाद आता है ग्रीन और उसके बाद रेड। तो ब्लू से ग्रीन तक जाने में 0.4 से लेके 0.4 माइक्रोन से लेके 0.5 तक ब्लू, 0.5 से 0.6 ग्रीन और 0.6 से 0.7 रेड। ये है जो है हमारा विजुअल रेज, जिसके कारण हम लोग पूरे ब्रह्मांड को देख पाते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं देख पाते। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वही वेव होता है जो हम लोग नाइट विजन वाले जो कैमरेज में इसी का प्रयोग करके हम लोग नाइट विजन में देख पाते हैं। तो वो जो इंफ्रारेड ये होता है 0.7 टू 3.0 माइक्रोन। उसके बाद आता है हीट वेव, जिसका प्रयोग माइक्रोवेव में किया जाता है 0.7 टू 3 माइक्रोन तक। और उसके बाद आता है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला वेव, जिसका जो है रेडियो वेव। ये लगभग इसका काफ़ी विवादित है कि इसका कितना जो वेवलेंथ होता है, कोई मैक्सिमम लोग बताते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर तक का इसका वेवलेंथ होता है। तो ये जो पूरा सोलर रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है उसमें लगभग जो है 9% जो है वो एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है हमारे स्किन के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं और इसको जब हम लोग ओजोन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग जब ओजोन पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो है ये हमारे लिए खतरनाक है, हमारे आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए ये बहुत खतरनाक है। और इसको मैक्सिमम पोर्शन जो है इसका ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक्सरे, गामा रे इसका 9% जो है सोलर स्पेक्ट्रम का 9%, लगभग 9% से एक्सरे और गामा रे होता है। विजुअल रे जो है 41% होता है और मैक्सिमम जो मतलब 50% जो है वो जो है हाई वेवलेंथ वाले वेव्स, जो कि इंफ्रारेड, हीट वेव और रेडियो वेव्स। तो इस तरह से जो है ये पूरा सोलर स्पेक्ट्रम होगा। सोलर कांस्टेंट एक टर्म आता है। सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है कि पृथ्वी के बाहरी एटमॉस्फेयर में पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना जो है रेडिएशन प्राप्त हो रहा है या फिर कितना रेडिएशन आ रहा है, उसी को हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, हमेशा आते रहता है। ये कितना होता है? ये होता है 2 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में लगभग 2 ग्राम कैलोरी जो है वो यहाँ तक आता है। क्योंकि दूसरे एक साइंटिस्ट बताते हैं कि 1.94 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में पर मिनट में आता है। तो इस तरह से उनमें मतभेद है, जो भी आप दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये रहा पूरा इंसुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फैक्टर्स ऑफ इंसुलेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलेशन को प्रभावित करते हैं। और ये जो पूरा चैप्टर होगा वो कई सारे पार्ट में आएगा। तो पहला पार्ट में हम इस पार्ट में इंसुलेशन और उसके फैक्टर्स को देखेंगे। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि सूर्य और पृथ्वी का किस तरह से इंसुलेशन प्रभावित होता है, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं डिप्लेशन ऑफ सोलर रेडिएशन पढ़ाऊँगा। मैं बताऊँगा कि सोलर रेडिएशन तो आया, लेकिन कैसे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत सारे सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये उसके बाद वाले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स को देखते हैं।